हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड लेक्चर को लेकर के बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर के डिफरेंट 5 स्टेट्स को लेकर के बात करी थी आपसे। अब देखना यह है कि जो मैटर की जो स्टेट्स होती है, डिफरेंट स्टेट्स होती है, तो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ देम इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, सेकेंड वन इज़ द थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को लेकर के बात करें तो इनमें अगर बैलेंस होगा, अगर इनमें आपस में अगर बैलेंस होगा तो उस कंडीशन में कोई भी मैटर की स्टेट हमारी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर यही बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन में मैटर हमारा डिफरेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई हमने हेडिंग डाली हुई है आपकी कि फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर दैट इज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड होता है भाई? बैलेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के केस में आपस में बैलेंस होगा तो उस कंडीशन में मैटर आपका एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट को दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब आपसे बात कर रहे हैं थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, तो फर्स्ट ऑफ वन हम थर्मल एनर्जी को लेकर के बात कर रहे हैं। तो थर्मल एनर्जी जो हमारी है वो टेम्परेचर पे बेस्ड होती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे बेस्ड प्रॉपर्टी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इट मीन्स थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी मोल्स की बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे। उनके बीच में क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बनेगी हमारी, एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे। तो थर्मल एनर्जी क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करती है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैपिंग आती है वो बेसिकली किसकी वजह से आती है? आप कह सकते हो भाई थर्मल एनर्जी की वजह से आती है। अगर इसके अपोजिट हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या बेसिकली रोल होता है हमारा किसी भी मैटर की स्टेट में? तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो हमारा मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लोज लाने का काम करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उनमें जो क्लोजनेस बढ़ती है, तो उसका बेसिक रीज़न क्या होता है हमारा? उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जो उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोजर लेकर के आता है। तो आई थिंक सो बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट को लेकर के बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट किन बातों पर डिपेंड कर रही है? एक तो डिपेंड कर रही है इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, दूसरी डिपेंड कर रही है हमारी थर्मल एनर्जी के ऊपर। थर्मल एनर्जी का क्या रोल होता है? वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करता है, यानी कि उनके बीच में गैपिंग बढ़ती है, एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं। तो रीज़न आपको पता चली गया है कि भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन यही आप इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहे हो तो वो मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? ये फोर्स एक दूसरे के क्लोजर लेकर के आ रहा है, उनके बीच में आपकी क्लोजनेस बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि मैटर की अगर हम डिफरेंट स्टेट्स को लेकर के बात करते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो आप, लिक्विड से गैस में जा रहे हो आप, तो उसका बेसिकली रीज़न क्या होता है कि अगर हमारे पास में अगर थर्मल एनर्जी बढ़ रही होगी, थर्मल एनर्जी बढ़ रही होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ेगी। तो आप देखो सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड से फिर हम गैस में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इसके अपोजिट बात करें, अगर मॉलिक्यूल्स को आपने क्या करना है? एक दूसरे के क्लोजर लेकर आना है, एक दूसरे के नज़दीक लेकर आना है, तो उस कंडीशन में देखो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर इधर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई गैसियस पार्टिकल क्लोज होने पे वो लिक्विड स्टेट में फर्स्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, और ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ेगी उनकी तो वही आपके सॉलिड स्टेट में उनका कन्वर्जन हो जाएगा। तो आई थिंक सो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसा कि ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को लेकर के अगर हम बात करते हैं कि भाई व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब होता है कि दीज आर दोज फोर्सेस विच ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स, which brings the molecule or you can say that the atoms of the noble gases closer। तो अगर हम फोर्सेस की बात करेंगे इंटरमोलिकुलर की, तो ये ऐसे फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स को या फिर एटम्स ऑफ द नोबल गैसेस को एक दूसरे के क्लोजर रखते हैं, यानी उनको होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं भाई? हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये तो हमारी स्टेटमेंट हो गई। अगर आपसे डिफाइन करने को बोलते हैं कि व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो आप सिंपली कह सकते हो कि भाई दीज आर दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, और यू कैन से दैट द एटम्स ऑफ द नोबल गैसेस टुगेदर। तो सच फोर्सेस आर नोन एज, यू कैन से दैट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये जो फोर्सेस होते हैं एक्चुअली में ये वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं।
आप इनको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं। तो दीज आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मतलब है हमारा कि ना तो यहाँ पे कोवेलेंट की बात होगी, ना तो यहाँ पे आयनिक को लेकर के बात होगी। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजर आएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेसिकली वो वैन डर वाल होता है। तो यहाँ पर जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के आगे हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन होगा वो किन फोर्सेस को लेकर होगा, वैन डर वाल फोर्सेस को लेकर के होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इंटरमोलिकुलर, अगर इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में अगर आपसे कोई बोलता है भी क्या डिफरेंस होता है, तो एक्चुअली में इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है कि ये वो फोर्सेस होते हैं जो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट या फिजिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिजिकल स्टेट या फिर फिजिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वैन डर वाल फोर्सेस होंगे, आप उनको बोल रहे हो आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यही बात आपसे जब इंट्रा की बात करेंगे, इंट्रा यानी कि अपने ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन रहा होता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे को। सेम मॉलिक्यूल अपने खुद के मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बना रहा होता है। तो ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हो आप, या ऐसे फोर्सेस को बोलते हो आप इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो किसी भी मैटर के केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टी के चेंज के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज पोलर सब्सटेंसेस। बेसिकली पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनका जो डाइपोल मोमेंट होता है डेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे भाई, हमारा वो पोलर है। अगर हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो आप बोलते हैं वो नॉन पोलर है। सबसे पहली पहचान तो यही होगी आपका, अगर हम पोलर और नॉन पोलर को लेकर के बात करें। अब दूसरी बात देखिए कि पोलर सब्सटेंसेस में बेसिकली क्या बात हमें नोट करने को मिलती है जी। यहाँ पर जो अगर किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी के साथ में आपका कंबाइन होकर के आपका एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हमारे पास ये दो अपोजिट एंड्स जो होते हैं इनमें क्या होगा, एक एंड पे तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे एंड पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो यानी जैसे अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमने HCl का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है जी, तो उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो डेट्स वाई आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन पे क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और Cl इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से उस पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यानी कि अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें दो अपोजिट एंड्स पर एक एंड पे तो आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नज़र आएगा और दूसरे एंड पे आपको पार्शियल नेगेटिव चार्ज नज़र आएगा, तो हम बोलेंगे वो हमारा सब्सटेंस कैसा है जी, पोलर है। अब क्वेश्चन यह राइज होता है कि भैया पार्शियल का क्या मतलब है जी। तो पार्शियल का मतलब हमारा कंप्लीट चार्ज नहीं होता है। यानी अगर आपसे बात करें कि जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो वो यूनिट 1 पॉजिटिव चार्ज से या इस वैल्यू से वो जो चार्ज है हमारा पर्टिकुलर एटम जो अपने के ऊपर एकोमोडेट कर रहा है वो चार्ज क्या है, लेस है। तो आप जैसे +1 से बात करेंगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो +1 से छोटी वैल्यू होगी, लेस वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.92, जैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड क्या है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। इसी तरीके से जिस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, जिस पर्टिकुलर एंड पे, तो वो नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, यानी कि जो -1 से या -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से ये वैल्यू क्या होगी, हमारी लेसर होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वैल्यू -0.2 भी हो सकती है, -0.4 भी हो सकती है, -0.35 भी हो सकती है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वैल्यू क्या होगी, आपकी -1 से लेस होगी। ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास आ जाए अगर कंप्लीटली, तो ए पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट +1 चार्ज बन जाएगा और बी पे कंप्लीट -1 चार्ज बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे वो जो हमारा जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो अपने आप में कैसा है जी, आयनिक है। तो यानी कि अगर आपका जो चार्ज है अगर वो कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे मॉलिक्यूल अपने आप में जो कंपाउंड गिवन है वो अपने आप में कैसा है जी, आयनिक है।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे HCl का दिया हुआ है हमने, तो हाइड्रोजन कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके Cl को नहीं दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिलीज करेगा और Cl क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, बट देयर इज नो कंप्लीट ट्रांसफर। ठीक है जी। तो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, H का इलेक्ट्रॉन मोर पॉजिटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली किसकी तरफ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे Cl की तरफ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कैसी है, उसकी स्ट्रॉन्ग है। तो जिसकी वजह से Cl पे तो देखो आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है और H पे क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो आई थिंक सो इतनी बात समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। देखिए जैसा कि हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को लेकर के बात कर रहे हैं, तो HCl मॉलिक्यूल है, एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल के जैसे क्लोजर आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो आप देख रहे हो भाई Cl पे डेल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर देखेंगे H पे देखो डेल पॉजिटिव है, Cl पे यहाँ पर भी डेल नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखिए दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बनेगा। तो यानी कि ये एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, दो अपोजिट पोल्स आपको पता है एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनके बीच में जब इंट्रैक्शन होगी, जब ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के क्लोजर आएंगे, तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या बोलते हैं भाई हम, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अगर इसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टर्म में हम बात करें, सिंपली इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टर्म में इस तरीके से हम अगर हम दिखाते हैं तो क्या होगा, देखिए चाहे तो आप इनके डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को आप सिंपल मैनर में इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, आप नहीं तो आप चाहो तो इस तरीके से आपका जब इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ आपका ज़्यादा शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा अनसिमेट्री देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हो भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, तो Cl पे क्या हो गया, देखो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को शिफ्ट होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, डेल्टा नेगेटिव, और H पे क्या बन रहा है, डेल्टा पॉजिटिव। इन द सेम मैनर दो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव डाइपोल का केस है, ये भी डाइपोल का केस है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बन रहा है हमारा यहाँ पे। चाहे तो आप सिंपल इस तरीके से दिखा दो, या तो आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टर्म में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो। आप दो डाइपोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनके बीच में इंट्रैक्शन होती है, जब एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, तो उस कंडीशन में उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं भाई हम, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। अब उनके क्लोजर आने से एक बात और हमें नोट करने को मिलती है, वो होती है जी इंट्रैक्शन एनर्जी। तो ये वो एनर्जी होती है जो दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में क्लोजर आते हैं तो उनके क्लोजनेस की वजह से डेवलप होती है। तो इट इज़ द एनर्जी डेवलप्ड, इट इज़ द एनर्जी डेवलप्ड किसकी वजह से, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो एक एनर्जी डेवलप हो रही है जिसको आप बोलते हो आप इंट्रैक्शन एनर्जी। तो इंट्रैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला अलग अलग केस में वेरी करता है, तो यहाँ पर लेकिन हमने बात करनी है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के केस में इंट्रैक्शन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, इंट्रैक्शन एनर्जी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। तो यहाँ पर R से क्या मतलब है, R से मतलब है कि जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की ये डिस्टेंस है हमारी, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, R बोलेंगे। तो R की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, R की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। भाई मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा क्लोज होंगे इंट्रैक्शन एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे मॉलिक्यूल दूर होते जाएंगे उनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, तो इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यानी कि R को इंक्रीज करेंगे अगर हम, तो इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। R को डिक्रीज करेंगे इंट्रैक्शन एनर्जी बढ़ेगी। तो यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात कर लेते हैं, वैल्यू रख करके हम केस को फॉलो कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो हमारी R की वैल्यू है वो हमारी 10 पिकोमीटर है, तो इंट्रैक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी, तो 1/10³ या 10³ कह सकते हो आप। अब देखिए 10³ है, इट मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास में इंट्रैक्शन एनर्जी की बात करेंगे, अगर आप R की टर्म में बात करेंगे, तो अगर आपका R बढ़ेगा, R की वैल्यू देखो आपका 10³ हो गई है, तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। और वो कितने टाइम्स डिक्रीज होगी, आपको पता है क्यूब किया हुआ है, मतलब हमने बात करी यहाँ पे क्यूब की, मतलब 3 टाइम्स। तो आप सिंपली कह सकते हो कि भाई अगर हम R को बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंट्रैक्शन एनर्जी को वो 3 टाइम्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लेंगे इसे भी आप।
देखिए अब ध्यान देना है आपने कि अगर हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स गिवन है, अगर वो मॉलिक्यूल्स हमारे मूविंग स्टेट में होते हैं, यानी कि अगर वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में जो इंट्रैक्शन एनर्जी जो होगी और भी ज़्यादा वीकर हो जाती है। और जैसा कि आपसे बता रहा हूँ कि भाई हमने जो कंपैरिजन किया हुआ है वो लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस से किया हुआ है। इन फोर्सेस की बात भी आगे चल के हम करेंगे आपसे। तो एक्चुअली में सबसे जो वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं वो लंदन फोर्सेस होते हैं या डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं। तो एक्चुअली में अगर हम इंट्रैक्शन एनर्जी की बात करेंगे, अगर मॉलिक्यूल वो मूव कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन एनर्जी और ज़्यादा डिक्रीज होगी। एक्चुअली में इंट्रैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के केस में, यानी लंदन फोर्सेस के केस में, या आप कह सकते हो गैसियस स्टेट के केस में, तो वो होता है हमारा इंट्रैक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्या हो जाएगी 6। ये हमारा हम वीकेस्ट के टर्म में बात कर रहे हैं। अगर हमारी इंट्रैक्शन एनर्जी हाई होती है तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला होता है हमारा इंट्रैक्शन एनर्जी का, वो होता है हमारा इंट्रैक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। अगर वीकेस्ट होगा तो r की पावर 6 होगा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो उस कंडीशन में या हाई इंट्रैक्शन एनर्जी होगी तो r की पावर क्या होगा 3 होगा। तो आपको मालूम है गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अपार्ट होते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ पर मॉलिक्यूल्स में r की वैल्यू ज़्यादा होगी। r की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इंट्रैक्शन एनर्जी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ पे आप बोलेंगे इंट्रैक्शन एनर्जी यहाँ तक कि आप बोलेंगे 6 टाइम तक डिक्रीज हो जाती है, यानी अगर गैसियस फेज की बात करें तो। लेकिन अगर यही बात आप लिक्विड या सॉलिड के लिए करते हैं आप, तो इंट्रैक्शन एनर्जी वहाँ पे कैसी होती है, हाइयर होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम गैस के का कंपैरिजन लिक्विड या सॉलिड से करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के केस में पार्टिकल्स में क्लोजनेस क्या होती है, ज़्यादा होगी। आर की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे कम होगी, आर का इम्पैक्ट भी वहाँ पे कम पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि इस फॉर्मूले को फॉलो करना है आपने आर की पावर 3 वाले को, किस केस में, जब हम सॉलिड या फिर लिक्विड की बात कर रहे हैं। और वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि गैस के केस में जो फॉर्मूला फॉलो करना है इंट्रैक्शन एनर्जी का, वो क्या लेना है आपने 1/r⁴ के टर्म में लेना है आपने। तो वहाँ पे 6 टाइम्स इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे जी, इंट्रैक्शन एनर्जी पे। अगर आप आर की वैल्यू को बढ़ा रहे हो आप, तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन एनर्जी 6 टाइम्स आपकी वहाँ पे क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। लेकिन अगर आप सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो वही इंट्रैक्शन एनर्जी हमारी क्या होगी, 3 टाइम्स आपकी डिक्रीज हो रही होगी, जैसे अब आप आर को वहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप इसे नोट डाउन करेंगे। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे सेकंड टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन फोर्सेस की, जो हमारे पास क्या है जी, लंदन फोर्सेस या फिर आप बोल सकते हो डिस्पर्सन फोर्सेस। तो ये पर्टिकुलर टाइप्स की बात, इस पर्टिकुलर टाइप को लेकर के बात करेंगे अगर हम, तो ये टाइप हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है हमारा, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो या नॉन पोलर एटम्स हो, तो वहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि भाई इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डाइपोल मोमेंट है, म्यू की वैल्यू क्या है हमारी 0 है। मॉलिक्यूल अपने आप में कैसा है, नॉन पोलर है, तो इसलिए उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कैसा है, अपने आप में वीकेस्ट है। तो आप बोलेंगे इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ फाउंड किसके अंदर भाई, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या कह सकते हो आप नॉन पोलर एटम्स, और जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। कोई भी मॉलिक्यूल हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ए मॉलिक्यूल लिया हुआ है, देखो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करेंगे तो वो हमारा सिमेट्रिकल है। ऐसे ही हमने देखो बी लिया हुआ है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हमारा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, दोनों ही केसेस में आपकी 0 होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये फिर अट्रैक्शन कैसे बनेगा इनके बीच में, तो आप बोलोगे अंडर सम ड्रास्टिक या फिर मोमेंटस कंडीशन, यानी कुछ समय के लिए ऐसी कुछ कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जो इन दोनों में से किसी भी मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को पोलर बना देती हैं। यानी आप कह सकते हो कि भाई टेम्परेरी डाइपोल वहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल करके अट्रैक्शन फोर्स को डेवलप करता है जी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है मैंने कि समटाइम्स इन ड्रास्टिक या फिर मोमेंटस कंडीशन दीज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अटेन या फिर कह सकते हो अचीव, एक ही बात होगी, टेम्परेरी डाइपोल।
तो ये बॉन्ड परमानेंट नहीं होते हैं, ये बॉन्ड आपका बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। आपका अगर बोले कि ये परमानेंटली डेवलप हो गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारा मोमेंटस केस है, हमारा परमानेंट केस नहीं है, मोमेंटस केस है। तो जब तक आपका डाइपोल टेम्परेरी रहेगा तब तक ले तो बॉन्डिंग होगी। अब डाइपोल अगर हमारा परमानेंटली वहाँ पे जो है नहीं, टेम्परेरी है वो, तो अगर वो मान लीजिए ख़त्म हो गया मॉलिक्यूल के अंदर, फिर दोबारा से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है, तो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, उनके बीच में ब्रेकअप हो जाएगा। तो आई थिंक सो बात क्लियर हो गई होगी आपको, नोट डाउन कीजिए। देखिए जैसे कि हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आपसे, जिनमें हमारा लंडन फोर्स है। तो अब देखिए अगर हमारे पास में कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसके नज़दीक हम कोई भी चार्ज बॉडी को लेकर के आते हैं, किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास अगर हम कोई भी चार्ज बॉडी को लेकर के आएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूल है वो आप बोलेंगे पोलराइज्ड हो जाएगा। अब आप जैसे हमने ए मॉलिक्यूल को लेकर के बात करी है, लेट अस सपोज इसके हम क्लोज कोई चार्ज बॉडी लेकर के आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर ये पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका कैसा हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई है, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, अपने आप में पोलराइज्ड हो गया, किसकी वजह से, चार्ज बॉडी की वजह से। अब इस मॉलिक्यूल को जब दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जो हमारा क्या है, हमारा एक बी मॉलिक्यूल है, जो अपने आप में क्या है, हमारा नॉन पोलर है, लेकिन इसके टेम्परेरी जो आपका पोलराइजेशन यानी कि जो डाइपोल बना है हमारा, तो इसकी वजह से इसका ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल का इम्पैक्ट इसके ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसके केस में इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एक डाइपोल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो उनके बीच में जब आपका अट्रैक्शन फोर्स बनेगा तो उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस। तो एक्चुअली में होता क्यों है इस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स, जब पर्टिकुलरली कोई भी मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है अपने आप को पोलराइज कर ले। और पोलराइज कैसे कर रहा है, जब उसके क्लोज कोई भी हम चार्ज बॉडी को लेकर के जा रहे हैं। जब एक मॉलिक्यूल अपने आप को पोलराइज कर लेगा तो दूसरे को भी वो क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो उस कंडीशन में उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा उसी को हम लंडन फोर्स या फिर आप डिस्पर्सन फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट आपसे बोलते हैं तो यही जो मैंने लैंग्वेज आपको बताई, इसी लैंग्वेज को ही आपने फॉलो कर लेना है यहाँ पे। तो ये वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है जी, जो अपने आप में कैसा है, वीकेस्ट है। अट्रैक्टिव फोर्स तो है लेकिन ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किस में पाया जा रहा है, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में पाया जा रहा है। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, बट आप बोल सकते हो वीकेस्ट फोर्स दैट इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दैट हैव अचीव्ड टेम्परेरी डाइपोल। तो जिसने टेम्परेरी डाइपोल आपका अचीव किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका जो अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में बन रहा है उसी को बोलते हैं हम लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं, तो वो इस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देती हैं। तो नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। इनर्ट गैसेस के एग्जाम्पल के तौर पे O2, N2, S2 और Cl2 कुछ भी ले सकते हो आप। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई आपकी लंडन फोर्स एंड डिस्पर्सन फोर्सेस को लेकर के। अब इसी में ही आगे हम इंट्रैक्शन एनर्जी को लेकर के बात करने वाले हैं। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे आपसे कि भाई लंडन फोर्स की बात करते हैं, तो लंडन फोर्स में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इनके जो फोर्सेस होते हैं वो अपने आप में परमानेंट नहीं है। वो बॉन्ड्स आपका एक टाइम के बाद क्या होते हैं, ब्रेक होते रहते हैं। रीज़न क्या होता है कि स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। जो उनका जो डाइपोल बन रहा है वो आपका टेम्परेरी तौर पे बना हुआ है। अगर इंट्रैक्शन एनर्जी की बात करते हैं और आर से कंपेयर करते हैं तो आपका 6 टाइम इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हो तो इंट्रैक्शन एनर्जी जो है वो हमारी 6 टाइम्स क्या हो रही है, आपकी वहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कह सकते हो आप। और ये जो फोर्सेस होते हैं, अगर आर की वैल्यू लगभग 500 पिकोमीटर तक अगर होगी तब तो ये फोर्सेस काम करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस पाए जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आर की वैल्यू होगी 500 पिकोमीटर से, तो उस कंडीशन में ये बॉन्डिंग हमारे को मॉलिक्यूल्स में देखने को ही नहीं मिलती है। तो आप समझ सकते हो कि अपने आप में ये बॉन्ड कैसे हैं, वीक हैं। फोर्सेस कैसे हैं, वीक हैं। 500 पिकोमीटर तक होगा आर का केस तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल होंगे। अगर 500 पिकोमीटर से ज़्यादा वैल्यू होगी रेडियस की, या आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ पर ये फोर्सेस वहाँ पे काम ही नहीं करेंगे, उनमें अट्रैक्शन ही नहीं बनेगा।
अगर आप स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी करना चाहते हो कि भाई वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, तो सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है वो लंदन फोर्स की ही होती है, जिसको आप डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हो। इसके बाद आ जाती है बारी हमारी डाइपोल फोर्सेस की। वो मॉलिक्यूल आपका कैसे होते हैं, पहले से पोलराइज्ड होते हैं, तो इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो होती है लंदन फोर्स के कंपैरेटिवली क्या होगी, बोलेंगे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर यही कंपैरिजन हम आयनिक से करने लगेंगे तो आयनिक के कंपैरेटिवली ये दोनों के दोनों अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे होंगे, हमारे वीक होंगे। इसका रीज़न क्या है कि जो आयनिक फोर्सेस होते हैं वो वैन डर वाल फोर्स नहीं है, वो हमारे क्या है जी, आयनिक फोर्सेस हैं। और आयनिक फोर्सेस ऑलवेज हमारे वैन डर वाल फोर्सेस से कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो आयनिक फोर्सेस होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी वैन डर वाल फोर्सेस से कंपेयर करते हैं तो आयनिक फोर्सेस जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। समझने की बात यह है कि देखिए जैसे जब आयनिक की बात करते हैं, जैसे NaCl की बात कर रहे हो आप, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में बॉन्ड कैसा है, हमारा आयनिक बॉन्ड है। और ये बॉन्ड कैसे बनता है, बेसिकली जब Na कंप्लीट अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है Cl नेगेटिव आयन को, मतलब Cl को आपका Na है अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो इट मीन्स जब Na से Na पॉजिटिव आयन बनेगा तो Na के ऊपर क्या होगा, एक कंप्लीट +1 चार्ज आ जाएगा। और Cl जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो Cl के ऊपर क्या होगा, एक कंप्लीट -1 चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर हम वैन डर वाल फोर्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पार्शियल होता है। यानी ना तो अगर लूज करने की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो भी क्या होगा, <1 होगा। और नेगेटिव चार्ज जब बनेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के केस में तो वो भी क्या होगा, <-1 होगा। तो यहाँ पर हम कंप्लीट चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पर हम पार्शियल चार्ज को लेकर के बात करते हैं वैन डर वाल में। तो इसलिए जब पार्शियल की बात होती है तो बॉन्ड कैसा होता है, लेस पोलर होगा और अपने आप में जो इंट्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, वीक होगी। लेकिन अगर बॉन्ड आपका हाईली पोलर है तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन कैसी होगी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी और स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बॉन्ड की ज़्यादा होगी। तो एक कॉमन सी बात है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगी बात। इसके बाद देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ फोर्स की, जो है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो इसमें जो एक डाइपोल की बात हो रही है तो ये तो हमारा एक परमानेंट डाइपोल है, और इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि जो मॉलिक्यूल है अपने आप में नॉन पोलर है और इस परमानेंट डाइपोल वाले मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जब आएगा तो वो अपने आप को पोलराइज करेगा, तो जिसकी वजह से उनमें बॉन्डिंग होगी, उनके बीच में फोर्स डेवलप होंगे, इंट्रैक्शन फोर्सेस बनेंगे वहाँ पर, और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आएंगे। तो आप देख लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है जहाँ पर हम परमानेंट डाइपोल को लेकर के बात कर रहे हैं और उसके इंट्रैक्शन करा रहे हैं एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, जहाँ पे सिमेट्री पाई जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की, देख लो डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब ये पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के क्लोज अप आ रहा है, इसके क्लोज आ रहा है, तो आप देखिए इसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक पोलैरिटी डेवलप हो गई है। ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया, अपने आप में पोलराइज हो गया, तो इस पर पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, तो आप इसको बोल सकते हो कि इंड्यूस डाइपोल बन गया ये। तो अब जो इंट्रैक्शन बनेगी भाई, अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लो आपके पास, ये भी डाइपोलर मॉलिक्यूल है, ये भी डाइपोलर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा इसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, तो यही लैंग्वेज यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, देख लीजिए अब आप कि जब ये दो मॉलिक्यूल्स एबव मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में, ठीक है जी, पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है इस तरीके से। तो जब उनके बीच में इंट्रैक्शन होगी तो इसी इंट्रैक्शन को बोलते हैं हम भाई डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये भी नोट डाउन कर लेंगे आप फटाफट, कम ऑन। देखिए अगर हम आपसे बात करते हैं कि भाई डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की, तो इन फोर्सेस को आप इंडक्टिव फोर्सेस भी बोलते हो आप। और ये जो फोर्स था किसने स्टडी किया इसको, एक्यो डिबाई ने किया, आप बोलेंगे 1920 में। 1920 में डिबाई ने इन फोर्सेस को स्टडी किया और इंट्रैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लंदन फोर्सेस में लगाते हैं वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर आप रेडियस को
या डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को बढ़ाएंगे तो इंटरेक्शन एनर्जी 6 टाइम्स क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। ठीक है जी। लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आप देख रहे हो भी लंदन फोर्सेस से डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। इसका बेसिकली रीजन क्या होता है कि लंदन फोर्स में जो दो मॉलिक्यूल क्लोज आ रहे हैं वो अपने आप में दोनों के दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो इसलिए उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है। लेकिन अगर हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल तो कैसा है वहाँ पे, पोलर है, दूसरा मॉलिक्यूल वहाँ पे जो उसके नज़दीक आ रहा था वो हमारा नॉन पोलर था ओनली। तो एक पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से आप बोलेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर यही अब आप डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ही अपने आप में कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। तो डेट्स वाई ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ का ये आपका ऑर्डर बन गया हमारा। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है, हमारा इंटरेक्शन की बात करेंगे या फोर्स की बात करेंगे तो वो है हमारा आयन डाइपोल फोर्सेस या आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या है कि जैसे किसी सॉल्ट को आपने वाटर में डाल दिया, एग्जांपल के तौर पे जैसे NaCl का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे मैंने, तो जो Na पॉजिटिव आयन है वो जब वाटर के अंदर डिजोल्व कराएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको सराउंड करेंगे। तो अब आप देखो Na पॉजिटिव क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं कि वाटर का ऑक्सीजन एटम किसकी तरफ है, Na पॉजिटिव आयन की तरफ है, क्योंकि आपको मालूम है अपोजिट चार्जेस में ही तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन वही जब Cl नेगेटिव आयन की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम किसकी तरफ है, Cl नेगेटिव आयन की तरफ है। तो आप देख रहे हैं कि आपका आयन से मतलब है हमारा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और आपका सेकंड थिंग बोल रहे हैं डाइपोल, तो डाइपोल से मतलब है हमारा वाटर के लिए बात कर रहे हैं आपसे। वाटर एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, तो आयन और डाइपोल के बीच में जब इंटरेक्शन फोर्स होगी तो उसी को बोलते हैं भाई हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो नोट डाउन कर लेंगे आप। देखिए अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यानी कि बॉन्डिंग जो हो रही है, जो फोर्सेस हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ को लेकर के बात करें तो स्ट्रेंथ जो होती है बेसिकली वो डिपेंड करती है किस पे जी, चार्ज पे एंड साइज पे। यानी कि चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। अब जैसा कि आपने देखा था कि आयन और डाइपोल की बात चल रही थी हमारी, तो उसमें कैटायन भी था और एनायन का भी हमारा केस था वहाँ पे। तो कैटायन और एनायन की बात करते हैं तो आपका कैटायन और एनायन की बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो कैटायन की जो इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है हमारी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। रीज़न क्या होता है कि देखो कैटायन का साइज़ कैसा होता है, स्मॉलर होता है, एनायन का साइज़ क्या होता है, लार्जर होता है। वैसे तो चार्ज दोनों पे बराबर है, लेकिन चार्ज डेंसिटी आपका कैटायन का साइज़ स्मॉल होने की वजह से आप बोलेंगे ग्रेटर होगी। तो जिसके ऊपर चार्ज ग्रेटर होगा तो उसकी इंटरेक्शन भी कैसी होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो अगर हम कैटायन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरेक्शन क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। चार्ज आपका Cl पे भी क्या है, Cl नेगेटिव पे सेम है, लेकिन उसका साइज़ बड़ा है। तो आपका अगर साइज़ बड़ा है, Na पॉजिटिव का साइज़ स्मॉलर है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि चार्ज डेंसिटी किसकी हाइयर होगी, आप बोलेंगे Na पॉजिटिव आयन की हाइयर होगी। तो जितनी चार्ज डेंसिटी हाइयर होगी उसकी इंटरेक्शन भी कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। तो कैटायन जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करते हैं, तो बॉन्डिंग उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू एनायन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फाइनल जो हमारा जो लास्ट आप कह सकते हो आप, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के केस में हम बात करने जा रहे हैं आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की। तो देखिए इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में, आयन के बीच में बात कर रहे हैं और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में बात कर रहे हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है कि इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है हमारा वो अपने आप में कैसा है, नॉन पोलर है, जो किसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, आपका आयन के साथ। जब आयन के साथ में इंटरेक्शन हो रही है तो वो अपने आप को पोलराइज कर रहा है। तो आप देख रहे हो जैसे CO3 2 नेगेटिव आयन है, ये आपका Cl2 के साथ में आपका इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये अपने आप में अभी कैसा है बोलें तो ये हमारा अभी ये नॉन पोलर है, अपने आप में अभी कैसा है, ये नॉन पोलर है, और ये तो आयन है ही आपको मालूम है। तो जब ये दो मॉलिक्यूल नज़दीक आ रहे हैं तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस आयन की वजह से अपने आप में क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा बोलेंगे तो ये रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा ये आयन क्या करेगा Cl2 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर को जाएंगे तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी इसी को आप क्या बोलेंगे, आयन
इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसी को क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है जी। तो अब जितना ग्रेटर चार्ज होगा इस आयन का, उसकी इंट्रैक्शन क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी के साथ ही हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला जो टॉपिक है वो फाइनल होता है। आई थिंक सो सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को लेकर के बात करेंगे।